नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव पहुंचे केदारनाथ धाम, भक्तों का लगा जमावड़ा। चार धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने को सरकार ने पेश किया शपथ पत्र, रेगुलर बेंच करेगी सुनवाई। मसूरी की सड़कों का हाल बेहाल, लगातार हो रहे भूस्खलन से मार्ग हुआ अवरुद्ध। माउंट त्रिशूल फतह के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आया वायुसेना का दल। लच्छीवाला टोल प्लाजा की मनमानी पर जॉली ग्रांट सिटी बस स्वामियों ने की हड़ताल, बढ़ाई गई राशि को वापस लेने की करी मांग। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीटसैंड पहुंचकर प्रतिमा का अनावरण और स्मारक का लोकार्पण किया। साथ ही उनके योगदान को याद भी किया गया। उन्होंने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ वीरभूमि और तपोभूमि भी बताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और राजनाथ सिंह ने घसियारी योजना का भी शुभारंभ किया। उत्तराखंड की यात्रा पर निकले देश के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव कल सुबह केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्होंने बाबा के जयकारे लगाए। साथ ही सदगुरु ने मंदिर के बाहर से ही बाबा के दर्शन किए। इस दौरान उन्हें देखने के लिए भक्तों का जमावड़ा लग गया। उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश कर चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने की मांग की है। नैनीताल हाईकोर्ट ने तर्क को सुनने के बाद कहा कि इस मामले को मुख्य न्यायाधीश की रेगुलर बेंच में सोमवार को मेंशन करें, क्योंकि रेगुलर बेंच ही इस मामले की सुनवाई कर रही है। उन्हीं के द्वारा पूर्व में श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर निर्णय लिया गया था। देहरादून के कॉर्नेशन हॉस्पिटल में जूनियर लेडी इंटर्न डॉक्टर द्वारा सीनियर डॉक्टर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। इस मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीजी हेल्थ जाकर निर्देशक को इस संबंध में जल्द कार्रवाई करने का ज्ञापन भी सौंपा है। हिमालय के शिखर से समुद्र तट तक की दूरी तय करने के लिए बद्रीनाथ धाम के बामणी पांडुकेश्वर गांव के सोमेश पवार ने शुक्रवार को साइकिल से बद्रीनाथ से द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर तक की साइकिल यात्रा करने के लिए निकल पड़े हैं। बद्रीनाथ मंदिर के सिंहद्वार पर बद्रीनाथ के रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी, वेद पुरोहितों, धर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने सोमेश पवार को स्वस्ति वाचन के साथ यात्रा की शुभकामनाएं देकर विदा किया। ये जो खड़े दिख रहे हैं हमारे सामने सब, देखो शामन सभी ऋषि मुनि महात्मा है। जो यहाँ बसते बद्रीनाथ में 3 रात्रि से ऊपर जिसने निवास किया वो महात्मा कहलाता है, ऋषि कहलाता है। ये ऋषि मुनि महात्मा दिखाई दे रहे हैं सबके सब। ये केवल यात्री नहीं है, 3 रात्रि के बाद व्यक्ति ऋषि सबका आशीर्वाद आपके साथ है। सोमेश जी, शुभम बहुत कल्याण। और या यात्रा शंकरस्य त्रिभुवन विजय खंडवे चार्जुनस्य। जय बद्री विशाल, जय कुबेर भंडारी। सर्वप्रथम मैं सोमेश पवार, उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम बामली गांव का निवासी, आज 1 अक्टूबर 2021 को अपने चारधाम साइकिल यात्रा के लिए निकला हूं, जिसका मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त और आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा जो चार धाम की स्थापना संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए किया गया था, उसी उद्देश्य के साथ मैं अपनी यात्रा, अपना पर्पस लेके चल रहा हूं। जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचाऊंगा और हिमालय के प्रति कि स्वच्छ हिमालय को रखना है। जितने भी लोग अदर राज्य से आते हैं उन सभी से एक उद्देश्य के हिसाब से एक मोटिव रहेगा कि मेरा कि आप हिमालय में आइए और स्वच्छ रखिएगा। अपितु हिमालय ने अपने संपूर्ण भारत को स्वच्छ रखिएगा। और इस यात्रा को पूरे होने में 3 महीने का जो मैंने एक समय लिया है, हालांकि ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी हो सकता है। भारत के 4 धाम बद्रीनाथ धाम से मथुरा वृंदावन होते हुए गुजरात से जगन्नाथपुरी, पुरी से रामेश्वरम और लास्ट में इस यात्रा का समापन कन्याकुमारी में किया जाएगा। यद्यपि सर्वप्रथम रावल जी और धर्माधिकारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से मुझे हरी झंडी दिखाई गई इस यात्रा के सफल होने के लिए। सर्वप्रथम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कल भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने शुगर मिल डोईवाला में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। किसान नेता हरेंद्र बालियाल ने कहा कि किसानों की मुख्य मांगे मिल की मरम्मत कार्य को 1 नवंबर तक पूर्ण किया जाए,
नए पेराई सत्र को 15 नवंबर तक शुरू किया जाए। साथ ही डीजल, उर्वरक, दवाइयां, मजदूरी, कृषि उपकरण आदि के मूल्य में वृद्धि को देखते हुए गन्ने का मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक तय किया जाए। जिला अध्यक्ष किसान यूनियन सुरेंद्र खालसा ने कहा कि पहले 2 पखवाड़े में डोईवाला सोसाइटी को इंडेंट में प्राथमिकता दी जाए, जिससे किसान समय पर गेहूं की बुवाई कर सके। मिल में किसानों के लिए कैंटीन, विश्राम गृह और शौचालय की व्यवस्था की जाए और यार्ड को पक्का भी किया जाए। मैं अभी तक यहाँ चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। अधिशासी निदेशक महोदय कल सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद यदि कोई नया अधिकारी अधिशासी निदेशक के पद पर आता तो उसको चीनी मिल को सोचने समझने में, कर्मचारियों और यहाँ में कार्यरत अधिकारियों को सोचने समझने में समय लगता और सबको उनको समझने में समय लगता, जिससे संभवतः कुछ प्रारंभिक बाधाएं आती। लेकिन ये समय अब चीनी मिल पे को चलाने के लिए पीक टाइम है। इस समय एक दूसरे को सोचने समझने का नहीं, लेकिन पूरे परिश्रम के साथ सभी के सहयोग से, कर्मचारियों के, सभी अधिकारियों के सहयोग से चीनी मिल को तैयार करना और चीनी मिल को समय से चलाने का समय है, जिसमें हम पूर्ण मनोयोग से लगे हैं। पिछले 1 महीना पहले हमने एक मांग पत्र दिया था जिसमें साफ सुथरी मांगे थी किसानों के हित में। उस पर ईडी साहब से अब जो बात हुई है, ईडी साहब की बातचीत से लगा है उन्होंने कई मांगों पे कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने जो आश्वासन हमें दिया है अच्छा दिया है। हमने उनको 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, टाइम दे दिया है। अगर हमारी मांगे आज से 7 दिन के बाद तक ना मांगनी गई तो किसान को मजबूरन अनिश्चित काल धरने पे बाहर शुगर फैक्ट्री के बैठना पड़ेगा। ईडी साहब ने आपका भी सहयोग मांगा मिल चलाने में? जी बिल्कुल, हमेशा से सहयोग रहा है। किसान का तो इतना बड़ा सहयोग शुगर फैक्ट्री के लिए रहता है। 12 से 13 महीने में किसान अपना गन्ना उगा करके देता है और कभी ये नहीं पूछता कि इसका रेट क्या होगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसान शुगर फैक्ट्री चलने से पहले रेट की मांग कर रहा है कि हमें रेट एक निश्चित करके दे दिया जाए। डिमांड 450 रुपये से अधिक की है। इसके अलावा सुविधाएं जो हैं हम मांग रहे हैं कि जो किसान आता है हमारा, वो यहाँ 36 घंटे शुगर फैक्ट्री के बाहर बैठा रहता है, अपना गन्ना लेके आता है। एक कैंटीन की, एक विश्राम गृह किसान के लिए बने और शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, किसान के लिए शौचालय बने। और अन्य जो है इसी तरह की मांगे हैं जो किसान के हित में। 15 नवंबर से पहले रेट के किसान का गन्ना सबसे पहले लिया जाए, जिससे वो अपनी गेहूँ की बुआई समय पर कर पाए। लंबे समय के इंतजार के बाद राजाजी टाइगर रिजर्व को कल से सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। हर साल पार्क की सभी रेंजों को नवंबर माह में खोला जाता है, लेकिन कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से पार्क को बंद रखा गया था। पार्क में सवारी पर निर्भर लोगों की मांग पर पार्क प्रशासन ने 1.5 महीने पहले पार्क को सैलानियों के लिए खोल दिया था। राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक DK सिंह ने बताया कि NTCA की गाइडलाइन के अनुसार ही पार्क को पर्यटकों के लिए खोला गया है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना नियमों का पालन किया जाएगा। साथ ही पार्क खुलने के बाद जंगल सफारी पर निर्भर लोगों के रोजगार फिर से खुल जाएंगे। राजाजी पार्क जो है हर साल 15 नवंबर को खुलता था और इस साल इसको 1 अक्टूबर से खोल दिया गया है। और जैसे कि NTCA की भी गाइडलाइंस हैं कि पार्क को 3 से 5 महीने तक बंद रखना चाहिए, और इस साल कोविड के कारण हमारा पार्क अधिकांश समय तक बंद रहा। तो इस पर हमारे मुख्य वन्य पालक महोदय ने समय विचारोपरांत ये आदेश किए कि इसको 1 अक्टूबर से खोल दिया जाए। तो आज उसी कार्यक्रम में हम लोग यहाँ आए थे और हमने इसका विधिवत ओपनिंग कर दी है। और टूरिस्ट को उत्साह को देखते हुए हम लोग को भी अच्छा लग रहा है कि यहाँ के टूरिस्ट को और यहाँ की जनता को और उससे जुड़े रोजगार परक लोगों को इससे लाभ मिलेगा। हम लोग ऋषिकेश जा रहे थे और फिर हम रास्ते में हमें जैसे ही पता चला कि यहाँ पे खुला है तो हम लोगों का बड़ा मन करा। वाइल्ड लाइफ, उम्मीद है कि काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। देखो एलिफेंट और ये छोटे जानवर तो हैं और काफ़ी बड़े। मैं एक बार पहले भी आई थी अपने बेटे के साथ, तो हम लोग तब जा नहीं पाए अंदर किसी कारण। तो हमें उम्मीद है कि वाइल्ड लाइफ के बारे में काफ़ी कंजर्व करा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी इन्वॉल्व है यहाँ के लोग भी, और जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं टू कंजर्व द नेचर। उत्तराखंड के माउंट त्रिशूल फतह करने गया वायुसेना का दल हिमस्खलन की चपेट में आ गया है। 10 पर्वतारोही लापता हो चुके हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से रेस्क्यू टीम प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट के नेतृत्व में
चमोली जनपद से त्रिशूल चोटी के लिए रवाना हो गई है। बताया जा रहा है कि ये दल चमोली के घाट क्षेत्र से रवाना हुआ था। शुक्रवार सुबह दल चोटी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ा। इसी दौरान एवलॉन्च आया। एवलॉन्च की चपेट में वायुसेना के पर्वतारोही आए हैं। उत्तरकाशी से हेलीकॉप्टर के जरिए निम की सर्च एंड रेस्क्यू टीम लापता पर्वतारोहियों की खोज के लिए रवाना हो गई है। एक बार फिर से जॉली ग्रांट देहरादून रूट पर चलने वाली सिटी बसों के पहिए हुए जाम। सिटी बस स्वामी ने लच्छीवाला टोल प्लाजा पहुंचकर की हड़ताल। अभी तक लच्छीवाला टोल प्लाजा 2100 रुपए टोल टैक्स के रूप में वसूल रहा था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 42 रुपए कर दिया गया है। जिस प्रकार से कोरोना काल में बसों का कार्य बड़ी मात्रा में प्रभावित हुआ है और अभी भी कार्य रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है, कार्य की धीमी गति और टोल टैक्स की बढ़ी हुई राशि वाहन चालकों की जेब पर भारी पड़ रही है, जिसे लेकर कल सिटी बस स्वामियों ने लच्छीवाला टोल प्लाजा पहुंचकर हड़ताल की और बढ़ाई गई राशि को वापस लेने की भी मांग की। पिछले दफे जो ठेकेदार थे जो उनसे बातचीत हुई थी जो बैरियर के, तो वो ये हुआ था तय कि भाई जो सिटी बसें हैं, क्योंकि हम 9 किलोमीटर चल पाते हैं इनके रोड पर, तो हमारा जो है पर मंथ का उन्होंने 2100 रुपया तय हुआ था पिछली बार। तो इस बार जो है नए कॉन्ट्रैक्टर आए तो वो कहने लगे नहीं साहब 2100 नहीं, हम तो 4200 रुपये लेंगे। तो इस संबंध में फिर सिटी बस मालिक सब इकट्ठे हुए, बातचीत हुई। हमने कहा भाई इस स्थिति में हम नहीं हैं, तेल के दाम बढ़ते हैं, सभी हम तो जो 2100 रुपये आपको दे भी रहे थे वो भी हमने यात्रियों पे नहीं डाला, जो सवारी है उन पे भी नहीं डाला था, उसे खुद बियर कर रहे थे। तो आप इसे 2100 रुपये रखें ताकि अनावश्यक बोझ हमको ना पड़े। तो खैर आज काफ़ी बातचीत हुई तो उसके बाद वो इस बात पर सहमत हो गया कि चलिए साहब 2100 रुपया ही जो आप पिछला दे रहे थे वही लेंगे। एक आध मुद्दा हमारा रह गया है तो उसके लिए ये हुआ कि भाई ये बैठ के हम एक आज कल में बैठ के उसे निपटा लेंगे, तो हमारा जो था धरना वो समाप्त हो गया था। डोयला सिटी बस यूनियन के सभी साथी अपनी बसों को लेकर डोयला जो टोल बैरियर है वहाँ पहुँचे। इनकी एक मांग थी कि जो पूर्व में निर्धारित किया गया था जितना इनसे टैक्स लिया जाता है, पूर्व में 1 साल पहले जब ये टोल की शुरुआत की गई थी सब सारे अधिकारियों के सामने बैठ के बात हुई थी कि 2100 रुपये महीना इनसे लिया जाएगा। मगर अभी जो नए ठेकेदार आए हैं, नई कंपनी आई है, वो अपने नए रूल के साथ इनसे पैसा मांग रहे थे कि बढ़ाकर करीब डबल पैसा इनसे मांगा जा रहा था, जिसका सबने विरोध किया और वहाँ जाके बात भी रखी। प्रशासन के लोग भी, डोयला पुलिस कोतवाली से भी सब लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। तो सबके सामने यही बात हुई कि भाई आप देखो बीच में कोरोना काल रहा, कोरोना काल में कई बसें लोगों ने सरेंडर तक कर दी, अभी तक पूरी बसें नहीं चल रही हैं। कई लोग अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए हैं। डीजल का रेट है वो करीब 20 से 22 रुपये बढ़ चुका है। उस तो आप कैसे इनका रेट बढ़ा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो हमारी ये मांग थी कि भाई जो 2100 रुपये जो तय किया गया था उसको ही रखा जाए। पहाड़ों की रानी मसूरी की सड़कों का हाल बेहाल है। माल रोड की सड़क भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास लगातार हो रहे भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिस कारण लोगों को आवाजाही में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी के माध्यम से मार्ग पर आए मलबे और पत्थर को हटाया गया, जिसके बाद यातायात को सुचारू किया गया। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता डीसी नोटियाल ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण मसूरी की ज्यादातर सड़कें क्षतिग्रस्त हो रखी हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत मसूरी में पेयजल की लाइनों के लिए सड़कों को खोदा जाना है। ऐसे में फिलहाल सड़कों में पेच लगाकर ठीक किया जा रहा है। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की 42वीं पुण्यतिथि पर वीरचंद्र सिंह गढ़वाली उत्थान समिति की ओर से कोटद्वार में गढ़वाल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ का शुभारंभ प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने हरी झंडी दिखाकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया, जिसमें क्षेत्र के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग भी लिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी थी। ये दौड़ ऑडिटोरियम कोटद्वार से शुरू होकर झंडा चौक, नजीबाबाद रोड, बीएल रोड, मोटा ढाक, दुर्गापुरी होते हुए वापस ऑडिटोरियम पहुंची। हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र रावत द्वारा पदभार संभालने के बाद पहली बार मंगलोर कोतवाली पहुंचे।
एसएसपी हरिद्वार ने कोतवाली में आयोजित सीएलजी सदस्यों की बैठक ली, जिसमें सीएलजी और ग्रामीणों से क्षेत्र के समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। बैठक में सबसे ज्यादा नशे के बढ़ते काले कारोबार पर अंकुश लगाए जाने के मामले सामने आए। स्मैक की लत में धंसती युवा पीढ़ी आपराधिक घटनाओं में भी लिप्त हो रही है, जिससे समाज पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इस नशे के कारोबार पर अंकुश लगाए जाने की गुहार लगाई गई। साथ ही नेशनल हाईवे पर बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाएं, कस्बे में खराब पड़े सीसीटीवी कैमरे को जल्द ही ठीक किए जाने की भी मांग उठाई गई। बढ़ते साइबर अपराधों के परिप्रेक्ष्य में साइबर अपराधी आम जनता की गाड़ी कमाई के लिए अपराध के नए नए तरीके अपनाकर धोखाधड़ी कर रही है। विगत कुछ वर्षों में साइबर अपराध के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे दोनों ही वित्तीय और गैर वित्तीय मामले सामने आ रहे हैं। साइबर अपराधों की रोकथाम और अनावरण के लिए पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज लगातार प्रयासरत है। बता दें कि कल पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की अध्यक्षता में जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन वीक की द्वितीय रीजनल कॉन्फ्रेंस पुलिस मुख्यालय देहरादून में आयोजित की गई। इससे पूर्व जेसीसीटीवी की प्रथम रीजनल कॉन्फ्रेंस विगत वर्ष चंडीगढ़ में ऑनलाइन आयोजित हुई थी। आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की एक अहम और एक नई पहल है, जिसमें पूरे भारत को विभिन्न साइबर जोन में विभाजित किया गया है, जिसमें उत्तराखंड राज्य को नॉर्थ जोन में रखा गया है। इस जोन में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड और गृह मंत्रालय इस समूह के सदस्य हैं। हरियाणा पुलिस आई और उन्होंने बताया कि 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनमें से एक अभियुक्त जो है उससे कहीं छुपा हुआ उसका वो था पत्ता था, उससे सिपाही को हरियाणा पुलिस के सिपाही को गोली मारी। ऐसा लगता है कि उन्होंने भी जवाबी फायर किया, क्योंकि हमने रात भर नाकेबंदी की, तलाशी की, तो अभियुक्त को पकड़ लिया है जिसने गोली मारी थी। पुलिस को उत्तराखंड पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है और उसको क्योंकि फायर आर्म इंजरी है बाजू पे, तो उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन उत्तराखंड के आह्वान पर कल हाथों पर पट्टी बांधकर उत्तराखंड के कर्मचारियों के द्वारा विरोध व्यक्त किया गया। 1 अक्टूबर 2005 से उत्तराखंड में पुरानी पेंशन व्यवस्थाओं को बंद कर दिया गया था और न्यू पेंशन स्कीम को कर्मचारियों पर थोपा गया, जिसको लेकर उत्तराखंड के कर्मचारियों में प्रदेश व्यापी उबाल है। इस व्यवस्था से उत्तराखंड के कर्मचारी ही नहीं बल्कि पूरे देश के कर्मचारी आंदोलित है। देश के कर्मचारियों के लिए आंदोलन के इतिहास में ये ऐसा आंदोलन है जिस पर कर्मचारी सर्वसम्मत है। संगठन के प्रदेश प्रवक्ता सूर्य सिंह पवार का कहना है कि देश के नेता पुरानी पेंशन ले रहे हैं और कर्मचारियों पर न्यू पेंशन स्कीम थोप दी गई है। न्यू पेंशन स्कीम पूर्ण रूप से बाजार पर आधारित है, जिससे कर्मचारियों का पैसा शेयर बाजार में डूब रहा है। मैं तो मानती हूँ कि सभी महिलाओं की पूरी भागीदारी है इसमें, क्योंकि ये किसी के लिए भी फायदेमंद तो है नहीं। तो इसीलिए हम लोग जो है काली पट्टी बांध के इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि हमारी जो पुरानी पेंशन जो सभी नेताओं लोगों को मिल रही है, तो हम जो शिक्षकगण हैं या और अन्य कर्मचारी हैं उनको भी इसका अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, जो पुरानी पेंशन है ये कर्मचारियों का पहला हक है, जिसको सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने जो है 1 अक्टूबर 2005 से पूर्ण रूप से बंद कर दिया है और इसके लिए जो है सरकार ने नई पेंशन स्कीम लागू की है। तो नई पेंशन स्कीम में जो कर्मचारी हैं उनका भविष्य बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ये जो पैसा है ये शेयर बाजार में जा रहा है, कितना हमारा गेन हो रहा है पैसा हमें कुछ नहीं पता है। और सरकार यदि ये पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो जो नेता हैं, जो हमारे एमएलए हैं, एमपी है, जो राजनेता हैं, वो अपने ऊपर क्यों ये पेंशन लागू नहीं कर रहे? तो हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। अगर करते हैं तो भाई सभी पे लागू करिए, स्वयं पर भी लागू करिए। आप नीति नियंता हैं तो खुद पर भी इस पेंशन स्कीम को लागू करिए, तब जाके पहले आप उदाहरण प्रस्तुत करिए और फिर कर्मचारियों पर बाद में। अगर नहीं कर सकते हैं तो हमें भी हमारी पुरानी पेंशन लौटा दें। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो मंच है, क्या इसको सभी कर्मचारियों का पूरा समर्थन है? बिल्कुल सर, मैं स्वयं जो है पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आच्छादित हूँ, लेकिन मैं जो है नई पेंशन स्कीम जो हमारे साथियों पे लागू हुई है उसका पुरजोर विरोध करता हूँ और इसी के लिए आज हमने जो है काली पट्टी बांध के और अपनी प्रोफाइल में डीपी भी जो है बदली हमने और हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। कर्णप्रयाग में यूनिट 13 गढ़वाल बेलगांव महाराष्ट्र में प्लाटून
कमांडरिंग ट्रेनिंग विंग में मुख्य प्रशिक्षक के पद पर तैनात ग्वाड़ डुंगरी निवासी सूबेदार देवेंद्र सिंह का शुक्रवार को अलकनंदा तट पर सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र प्रियांशु द्वारा उनको मुखाग्नि दी गई। साथ ही पूर्व कनिष्क प्रमुख सुभाष रावत ने बताया कि सूबेदार देवेंद्र सिंह पिछले कुछ समय से बीमारी से ग्रसित थे और उनका इलाज भी चल रहा था। इसके चलते गुरुवार शाम को उनकी मृत्यु हो गई। आजादी के 7 दशक बीत गए हैं, लेकिन पिथौरागढ़ में एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां पर अभी भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इस क्षेत्र में पलायन अपने चरम पर है। इस क्षेत्र से 25 किलोमीटर दूर बेलतड़ी के लोग पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन है जिनकी कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। जहां तक क्षेत्र की बात की जाए तो ये क्षेत्र पंचेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि अशोकनगर से भाटी गांव तक तो सड़क बन चुकी है, लेकिन भाटी गांव से बेलतड़ी मात्र 2 किलोमीटर सड़क के लिए लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। विगत कई सालों से पहाड़ों में महिला और बाल विकास संस्थान की अध्यक्षा अनुकृति गुसाई महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय है। क्षेत्र में कंप्यूटर और सिलाई केंद्र खोलकर क्षेत्रीय जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है। क्षेत्र में लगातार बढ़ती सक्रियता के कारण राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है। अब इस मुहिम में संस्थान की अध्यक्षा अनुकृति गुसाई रावत ने कहा कि पहाड़ में युवा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अब अपने तमाम संस्थाओं में कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत कर रहा है। इसकी शुरुआत कल लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के सिसल्डी में प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन कर शुरू की गई। इसके तहत महिलाओं को सिलाई और युवाओं को कंप्यूटर शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। महिला उत्थान बाल कल्याण संस्थान आज हमारे पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर काम कर रहा है। इसका हमारा जो उद्देश्य है वो बहुत सिंपल है कि हम किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर स्वरोजगार को बढ़ावा दे सकें। अगर हम आज महिला सशक्तिकरण पे भी हमारी संस्था काम कर रही है, जिसमें हमारा जो आइडियोलॉजी है वो बहुत सिंपल है। हम चाहते हैं कि हर एक महिला अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत महसूस करे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आज जो यहाँ पर हमने सेंटर्स ओपन करे हैं, तो मैंने कोशिश की है कि पहाड़ में, क्योंकि खुद टेक्नोलॉजी के फील्ड से मैं आती हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि हम लोगों को आज की जो जनरेशन है वो क्या चाहती है। अगर मैं आज युवाओं के रोज़गार की भी बात करूँ तो बहुत ज़रूरी है कि वो खुद को टेक्निकल इक्विपमेंट से या टेक्निकली इक्विप्ड बनाएं, और उसी उद्देश्य के लिए मैंने आज यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर्स भी खोले हैं। ग्राम जगतपुर के राज कॉलोनी तहसील बाजपुर में स्थित वन विभाग क्षेत्र की भूमि जो गुलजारपुर चौकी रामनगर में आती है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मिली भगत कर दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर गांव के व्यक्तियों द्वारा वन विभाग को कई बार बताया गया, लेकिन कर्मचारी द्वारा मौके पर आकर पैसा लेने के बाद आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाती है और वन क्षेत्र के पेड़ों को भी क्षति पहुंचाई जा रही है, जिस पर अभी तक उच्च अधिकारी द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य मौजूदा वक्त युद्ध स्तर पर गतिमान है। ऋषिकेश से 15 किलोमीटर आगे शिवपुरी में रेलवे स्टेशन निर्माण गतिमान है। यहाँ पर आधे दर्जन से ज्यादा लोग मकान रेलवे लाइन निर्माण की जद में आ गए हैं। बता दें कि नोटिस देने के बाद भी जब प्रभावितों द्वारा अपने आवास नहीं छोड़े गए तो बृहस्पतिवार को स्थानीय प्रशासन, रेलवे अधिकारी और पुलिस बल की मौजूदगी में 7 से 10 आवासीय मकानों को जेसीबी लगाकर ध्वस्त किया गया। प्रभावितों ने आरोप लगाया है कि आवासीय मकानों के अंदर से उन्हें सामान तक उठाने का मौका तक नहीं दिया गया और सभी कुछ मकान के ध्वस्तीकरण में बर्बाद कर दिए गए, जिसके चलते गुस्साए प्रभावितों ने सड़क पर जाम लगा दिया और शासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रशासन ने उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार न करते हुए प्रभावितों को नोटिस थमा दिया था और बृहस्पतिवार को आवासीय भवनों पर जेसीबी चला दी थी। प्रभावितों का कहना है कि उनके खातों में जबरदस्ती मुआवजे की रकम डाली जा रही है। उनका कहना है कि उन्हें विस्थापित किया जाए या मकान के बदले में मकान बनाकर और भूमि के बदले में भूमि दी जाए। ये है भैया कि हमारे साथ गए सभी हो रहे हैं, रेलवे वाले भी जबरदस्ती कर रहे हैं, कहीं से भी हमारे लिए सुविधा कोई सुविधा नहीं है। 8-9 लाख में मेरे खाते में सभी पैसे भी नहीं पड़े, मेरे मकान भी। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम उन्हें तो देखना चाहिए था इन्हें कि रात को अब ये कहाँ जाएंगे, कहाँ पे रहेंगे। बट लोगों ने अपने घर में सुबह खाना बना रखा था, किसी ने कुछ, कोई अपने अपने काम थे सबको बिल्कुल इन्होंने ऐसे करके कर दिया कि बिल्कुल तहस नहस कबाड़ करके छोड़ दिया है सबको। मतलब तो ये समझो कि इनकी ज़िंदगी मतलब नष्ट हो चुकी है।
आपको भी कोई सूचना भेजी प्रशासन नहीं, ने? बिल्कुल आज हम ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ये लोग फिर भी उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं। ये गुंडागिर्दी में उतर चुके हैं। रेलवे प्रशासन हमारे साथ में, आज हम लोग सड़क में बैठे हैं। हमारे पे ज़बरदस्ती हमको घर से बाहर निकाला गया है। हमारा सामान तक इन्होंने नहीं रखने दिया अंदर, जो हम अपने सामान निकालने चाह रहे थे। मेरे लड़की की शादी हुई, शादी की सामान जितने भी सोने चांदी के जवाहरात है सब वहाँ पड़ा हुआ है। इन्होंने पुलिस वालों ने हमको वहाँ नहीं जाने दिया, धक्का मार के निकाल। जो भी प्रभावित परिवार यहाँ पर थे, 6 परिवार थे यहाँ पर, उनको नियमानुसार जो मुआवजा बनता है वो बहुत पहले ही दिया जा चुका है। काफ़ी समय से वार्ता चल रही थी कि आप अपने मकान खाली कर दीजिए, अपने अधिष्ठान खाली कर दीजिए, परंतु इनके द्वारा बार बार मना किया जा रहा था। तो आज हमारे द्वारा इनको खाली करा दीजिए। जी। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने मातृ सदन आश्रम पहुंचकर अनशन कर रहे ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद का अनशन समाप्त कराया। जिलाधिकारी के आश्वासन पर आत्मबोधानंद ने जूस पीकर 45 दिनों बाद अपना अनशन समाप्त किया है। आत्मबोधानंद गंगा में खनन रोकने और मातृ सदन के दिवंगत संत सानंद की मौत की SIT से जांच की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे। गुरुवार को जिलाधिकारी ने मातृ सदन आश्रम पहुंचकर अनशनरत संत से मुलाकात की, जिसके बाद कल उन्होंने आत्मबोधानंद को जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि मातृ सदन के प्रमुख संत स्वामी शिवानंद उनके आश्वासन और खनन के खिलाफ की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं। साथ ही SIT की मांग को भी उन्होंने शासन को भेज दिया है। 3 पार्ट में था। एक पार्ट में कुछ जांच की बात थी, SIT की, उसको उसने नहीं कर दिए। और मतलब नहीं होता है कि एक DM संस्तुत करेगा, शासन नहीं मानेगा, ये कोई मतलब नहीं होता है। तो इस पर हम ये करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो बहुत सा लेटर था वो नोटिस जा रहा था, सेंटर से हमको बहुत मिला हुआ है, लेकिन प्रशासन और शासन अनुमति इसको ये नोटिस में लेकर के शासन को लेकर के। और तीसरी बात, मांग हमारी न्यायालय से थी, तो न्यायालय संबंधी बातों की जाँच हो रही है और इस दोनों में भी जाँच का हो गया है। तो मोटामोटी हमारा वही का प्रस्ताव सॉल्व हुआ है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इन दिनों रोटेशन में जिप्सियां चलाए जाने और स्वागती कक्ष में तैनात उपराज्य अधिकारियों को हटाए जाने को लेकर गुरुवार को एक ज्ञापन पार्क वार्डन को दिया गया। वहीं कल रोटेशन में जिप्सियां न चलाए जाने पर जिप्सी चालकों और जिप्सी स्वामियों ने कॉर्बेट पार्क के ढेला गेट पर बैठकर गेट बंद कर दिया, जिसे लेकर विवाद गरमाने लगा है, जिसको लेकर कल जिप्सी स्वामियों ने कॉर्बेट का ढेला जोन पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस मामले में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक अनजान बनते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रकरण उनके संज्ञान में नहीं है। अगर उनके संज्ञान में ऐसा कोई प्रकरण आएगा तो जांच की जाएगी। आज हम समस्त जिप्सी स्वामियों ने कॉर्बेट प्रशासन को 2 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का रोटेशन को लेकर उनके आदेश का पालन हो। दूसरा, 1 अक्टूबर से कॉर्बेट की साइट खुलनी थी, कल अचानक दिन में 3 बजे कॉर्बेट की साइट खुलती है और 15-20 सेकंड में ही खुल जाती है। इस मामले में हमने स्वागती कक्ष में उप राज्य अधिकारी को हटाने को लेकर भी ज्ञापन दिया। ये जो प्रकरण अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, ऐसा कोई प्रत्यावेदन हमारे पास प्राप्त नहीं हुआ है। कोई यदि प्रत्यावेदन प्राप्त होता है तो उसमें नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी अपेक्षित वो करेंगे। मंगलौर कोतवाली पुलिस ने पुजारी की हत्या का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पुजारी अक्सर उसके साथ कुकर्म करता था और अब उसने आरोपी को चोरी के मामले में फंसाने की धमकी दी थी, जिससे बचने के लिए उसने बिजली का करंट लगाकर पुजारी की हत्या कर दी। मंगलौर कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए SSP हरिद्वार योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के नसीरपुर गांव में मंदिर के पुजारी सुखराम उर्फ सूखा की 17 सितंबर को हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में संदीप पुत्र हृदय राम निवासी रणसुरा देव बंद ने मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपी की तलाश शुरू की थी और इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन भी किया गया था। 17 तारीख को नसीरपुर गांव के पास एक मंदिर है, उसमें एक साधु की हत्या करके उसकी डेड बॉडी बरामद हुई थी और ये भी लग रहा था कि ये घटना कुछ दिन पहले की है, क्योंकि डेड बॉडी थोड़ा सड़ी गली हालत में थी। क्योंकि ये एक बड़ा सनसनीखेज केस था तो इसको खोलने के लिए लगातार पुलिस इसमें काम कर रही थी। जितने संभावित मोटिव होते हैं सब पे काम किया। तो अंततः ये बात निकल कर आई कि जो बाबा है, इनके एक व्यक्ति से जो इनके मूल स्थान पर रहने वाला था, वहीं से इसके अवैध संबंध थे और इसके बदले कभी कभी उसको पैसा भी दिया करता था। बाद में दोनों के बीच पैसे को लेकर भी विवाद हुआ और वो शायद व्यक्ति इससे परेशान भी हो गया था। तो बीच में जब इसने दोबारा इसको यहाँ पर बुलाया 7 तारीख को, तो पहले दोनों में झगड़ा हुआ। उसके बाद बाबा बेहोश हो गया और इसने फिर उस पर करंट लगा के, उसके प्राइवेट पार्ट्स में करंट लगा के उसकी हत्या कर दी।
तो ये व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। इससे बाबा का जो मोबाइल है वो बरामद हो गया है और मंदिर की चाबियाँ भी बरामद हो गई। वन्यजीव सप्ताह के तहत जनपद रुद्रप्रयाग में वन महकमा छात्रों के साथ आम लोगों को रुद्रप्रयाग में वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर जागरूक कर रहा है। इसके लिए जहां स्कूली छात्रों के बीच डीएफओ वैभव कुमार खुद जाकर जानकारियां दे रहे हैं, वहीं गुलाब राय स्थित जिम कॉर्बेट परिसर में वन्य जीवों की प्रदर्शनी देखने के लिए लोग उत्साहित हो रहे हैं। कल वन्यजीव सप्ताह के तहत जिम कॉर्बेट परिसर में डीएफओ वैभव कुमार ने अनूप नेगी मेमोरियल स्कूल के छात्रों के साथ रुद्रप्रयाग जनपद की 300 से भी ज्यादा जीव जंतुओं के बारे में जानकारी साझा की। आज सर ने हमें बताया कि बर्ड्स में काफ़ी सारी डाइवर्सिटी है और उनमें से 350 बर्ड्स की स्पीशीज रुद्रप्रयाग में ही है। बर्ड्स हमें दिखने में तो हमें लगता है अरे बर्ड ही तो है, पर बर्ड्स का हैबिटेट, बिहेवियर, वो सब बहुत, अगर हम उस चीज़ को बर्डिंग, जैसे हम बर्डिंग बोलते हैं, अगर हम डीपली उस चीज़ के बारे में सोचें तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी कि बर्ड्स दिखती तो बहुत सिंपल है, पर मतलब वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है बर्ड्स में और बहुत डाइवर्स है। ओके, कि आज वाइल्ड लाइफ वीक की शुरुआत के तौर पे हमारे द्वारा जो जनपद रुद्रप्रयाग है उसमें विभिन्न 300 से अधिक जो पशु पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उनकी एक फ़ोटो प्रदर्शनी का आयोजन कॉर्बेट मेमोरियल में किया गया है। इसके साथ साथ जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए हमने क्विज प्रोग्राम और एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। सर, यहाँ पे जो कॉर्बेट आप यहाँ पे ये भवन है, इसमें कई तमाम प्रकार की चमड़े जो पक्षियाँ हैं, जो वन्य जीव हैं, उसमें तमाम जानकारी, क्या कुछ यहाँ पे जो पोस्टर लगे हैं, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? इसमें प्रयास ये किया गया है कि जो रुद्रप्रयाग जनपद में 300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और जो ये जैव विविधता का इतना समृद्ध क्षेत्र है, उसके बारे में आम पब्लिक को और विशेषकर जो हमारे स्कूल के विद्यार्थी हैं उनको जागरूक किया जाए। तो इसमें हमारे जो ट्रेन गाइड्स यहाँ पे मौजूद हैं और जो बच्चों को विभिन्न पशु पक्षियों की प्रजातियों के बारे में, उनके महत्व के बारे में और उनके संरक्षण के बारे में जो है वो जानकारी है। और क्या कुछ कार्यक्रम सर सप्ताह में होने वाले हैं? इसके साथ साथ हमारे द्वारा जो जनपद के विभिन्न स्कूल हैं उसमें कार्यक्रम रेंज स्तर पर किए जाएंगे और साथ ही हमने कुछ इंफॉर्मेटिव स्टेशनरी जैसे बच्चों के लिए नेम स्लिप्स, बुक मार्क्स, डायरीज, वो हम लोगों ने प्रिंट कराए हैं और उनका वितरण हम लोग प्रयास करेंगे कि जनपद के विभिन्न स्कूलों में किया जाए, जिससे उद्देश्य ये है कि बच्चों के प्रति, बच्चों के मन में वन्य जीवों के प्रति जो है वो उत्सुकता और जागरूकता जो है वो है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है नरेंद्र, ठीक है सर। लक्सर स्थित विराट गेस्ट हाउस में शुक्रवार को पत्रकार और बालिका प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व दर्जाधारी मंत्री ठाकुर संजय सिंह रहे। इस दौरान क्षेत्र के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को और क्षेत्र की होनहार बालिकाओं को सम्मानित किया गया। ठाकुर संजय सिंह ने क्षेत्र से आई प्रतिभावान बालिकाओं के विषय में जानकारी दी, साथ ही उनका उत्साहवर्धन के लिए उन्हें नगद धनराशि देकर उन्हें प्रोत्साहित भी किया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत राज्य सरकार के अस्पतालों में कार्यरत लैब टेक्नीशियन की 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न हो गई है, जिसमें प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभागियों को वायरल हेपेटाइटिस से संबंधित जांचों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। आपको बता दें कि विश्व स्तर पर वायरल हेपेटाइटिस को कम करने की मुहिम में भाग लेते हुए भारत सरकार ने जुलाई 2018 में नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित होना काफी महत्वपूर्ण था। इसी क्रम में अगस्त 2021 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में तैनात फिजिशियनों के लिए वायरल हेपेटाइटिस कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया था। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।
है।